आज मार्केट फिर से नए रिकॉर्ड पे कामकाज कर रहा है। अब बैक टू बैक मार्केट्स के अंदर हमने एक चर्निंग होते हुए और उसके बाद टॉप बनते हुए देख रहे हैं। तो आज भी कुछ वैसे ही हो रहा है। मेरे साथ अभिषेक और प्रियंका, हम अगले 1 घंटे आपके साथ रहेंगे, मेहमानों को कनेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सामने वो सारे पॉइंट रख पाएँ। देखिए, आज मार्केट बड़ी मेहनत करके अपने 20,200 के उस मकाम पर पहुंच रहा है जिसको हम पहला रेजिस्टेंस बोलेंगे। इससे पहले बाजार ने इस लेवल को ना कभी टेस्ट किया ना कभी फेस किया है। हाँ, फ्यूचर्स के तौर पर किया हुआ है। तो बाजार एक पॉइंट तो ये कर रहा है। दूसरा, इसके पीछे वजह क्या है? आज सुबह भी हमने आपके सामने बात रखी थी कि 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उसको नोटिस कर लीजिए। पहला पॉइंट है कि एफआईज की होल्डिंग में कोई कमी नहीं आ रही है, वो जस्ट की तस बनी हुई है 65% के आसपास। दूसरा बड़ा पॉइंट है कि बड़े शेयर्स की चर्निंग धीरे धीरे करके आपके सामने आती है। आज एचडीएफसी, रिलायंस और कुछ एक बड़े शेयर्स ने फिर से आपकी हेल्प की है। तीसरा पॉइंट है ऑप्शंस का ट्रेड। अगर आप ऑप्शंस के अंदर देखेंगे तो आपके स्टॉप लॉसेस ना थोड़े नीचे हो गए हैं। तो नीचे की जो पुट राइटिंग हो रही है वो एक बेस का काम कर रही है, जैसे 20,000, 20,100। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर नोटिस करनी चाहिए। और दूसरा है एडवांस डिक्लाइन। अगर आप एडवांस डिक्लाइन भी देखेंगे ना तो मार्केट की अंडरटोन काफ़ी बुलिश है। एक तबका जो मार्केट का बार बार ये कह रहा है कि बाज़ार महंगे हो गए हैं, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बाज़ार महंगे हो गए हैं, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उनको सिर्फ तसल्ली इसी चीज़ से हो सकती है कि अभी भी रेजिस्टेंस पार नहीं हुआ है 200 पॉइंट का, जो मार्केट ने नए पड़ाव पे आया है। हमने सुबह आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर कहा था कि जब आप एक घर से अपने दूसरे घर में जाते हैं, कई बार सेटलमेंट होने में टाइम लगता है। सोफ़ा कहाँ रखना है, बेड कहाँ रखना है, कुछ वैसा ही मार्केट के अंदर अभी हो रहा है। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी सेटल हो जाएगा और आप 20,500 तक भी पहुँचेंगे। एक काम करना चाहिए उन लोगों को जिन लोगों का पोजीशन है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। उन लोगों को खासकर ध्यान रखना चाहिए जो नई पोजीशंस मार्केट में बना रहे हैं, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ काम कर सकते हैं। हमने जो इतना पढ़ा था, जितना समझा था, आपके सामने बातें रख दी हैं, लेकिन मेहमान हमसे कहीं ज़्यादा जानते हैं और समझते हैं, इसलिए मेहमानों को जोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया। अभिषेक, मेहमान जुड़ गए होंगे हमारे साथ। तो बाजार में देखने की स्तर के हिसाब से बहुत बड़े परिवर्तन नहीं है, लेकिन हाँ, आज फिर से एक नया रिकॉर्ड बना है, तो ये मेंशन करना जरूरी है। और नए रिकॉर्ड के साथ साथ मेहमानों को कनेक्ट करके ये समझ लेते हैं कि बाजार की दिशा यहां से क्या होगी और आपके लिए अब आखिरी के घंटे में कमाई के मौके कहां पर बन रहे हैं। हमारे साथ हैं फंडामेंटल एक्सपर्ट नरेंद्र सोलंकी, आनंद राठी सिक्योरिटीज के, साथ ही अमोल आठवाले, राजेश पाल भी अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। राजेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बाजार हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके ना फिर से दिन की ऊंचाई पर आ गया है और इस वक्त 20,200 के स्तर के आसपास है। और जैसा कि डिम्पी कह रहे थे कि यह स्तर पहले आया नहीं, हालांकि अब 85-90 अंकों के आसपास की बढ़त है। राजेश जी, आपको लगता है कि बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास है 20,200 के आसपास, और उसको अगर पार करता है तो ही आगे के दायरे खुलेंगे? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, 20,200 एक जरूर यहाँ से टेक्निकल लेवल है जिसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मेजर कॉल कंसंट्रेशन है। तो ये एक रेजिस्टेंस जैसा हमें यहाँ पे अभी प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये एक औपचारिकता मात्र है। हमें लगता है कि मार्केट इससे भी कहीं ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा, क्योंकि ये जो हमें कॉन्फिडेंस मिल रहा है, ये उस जो हमने देखा था पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन पहले, एक जो गिरावट देखने को मिली थी ब्रॉडर मार्केट में, अब ऑलमोस्ट सारी गिरावट के बाद मार्केट वापस से नए स्तरों पे पहुंचते हुए दिख रहा है। तो वो जो एक कॉशियस अप्रोच, या हम देखें कि मार्केट में एक जो थोड़ा सा एक डर का माहौल हुआ था, वो कहीं ना कहीं वापस से रिकवर होते हुए दिख रहा है और वापस सेंटीमेंट बाइंग की तरफ लौटते हुए दिख रहे हैं और ब्रॉडर मार्केट भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। हमें लग रहा है कि ये 20,400, 20,500 की तरफ मार्केट बिल्कुल बढ़ते हुए दिखेगा। 20,200 एक हो सकता है यहाँ पे कि थोड़ा सा रुकता हुआ दिखे मार्केट, लेकिन हमें नहीं लगता कि यहाँ से वापस मार्केट में कोई रिवर्सल बनेगा। ये एक्सटेंड होते हुए दिखेगी रैली अगले वीक में भी। अभी करंट लेवल से हमने हमारे स्टॉप लॉस को, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिसको हम बोल सकते हैं, वो हम यहाँ पे ट्रेल करे हुए हैं, जो कि है करीब 20,050 के आसपास। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है निफ्टी में, हमें लगता है कि लॉन्ग साइड का ट्रेड बिल्कुल ओपन रखना चाहिए। छोटे मोटे वॉलेटिलिटी के चलते अगर कोई माइनर डिप भी मिलती है ड्यूरिंग द डे, तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढना चाहिए। मार्केट में जो देखे बिहेवियर जो मार्केट का देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों से, अब सेक्टर स्पेसिफिक यहाँ पे रोटेशन देखने को मिल रहा है। हर दिन हमें एक नया सेक्टर लीडरशिप पोजीशन में देखने को मिल रहा है। कल के सेशन में देखें तो पीएसयू बैंक का लीडरशिप थी, आज ऑटोमोबाइल स्टॉक्स अच्छा मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से
ब्रॉडर मार्केट में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, तो यहाँ से बुलिश साइड का ही ट्रेड ओपन रखेंगे। बैंक निफ्टी काफी कंफर्टेबल जोन में है, यहाँ पे देखे तो 46,000 को कंफर्टेबली होल्ड किया हुआ है। तो हमें लगता है जब तक 46,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बनी हुई है, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 46,800 की तरफ आते हुए दिखेंगे। ये नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है बैंक निफ्टी में भी आते हुए दिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ से 20,800 और 46,800 आपने बोला बैंक निफ्टी पर, ठीक है। और लीडरशिप तो लगातार चेंज हो रही है, आज ऑटो के पास है कमान। तो क्या आप आज की पिक्स जो है, जो ट्रेडिंग बेट्स हैं, अमोल आठवाले हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज से। अमोल वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। क्या आप ऑटो सेक्टर पर नजर बनाए हुए हैं, या जहां पर स्ट्रेंथ दिख रही है बैंक जैसे स्पेसेस, वहां से रिकमेंडेशन होंगी? आज के ट्रेड्स क्या होंगे? आई थिंक ऑटो थोड़ा सा ज्यादा चल गया इंट्राडे बेसिस पे, बट यस टेक्सचर अगर हम देखते हैं तो टाटा मोटर, बजाज ऑटो, आइस्चर तीनों का भी टेक्सचर बुलिश ही है और चांसेस यही है कि वो कंटिन्यू रह सकता है। सो ओवरऑल ऑटो अच्छा कर रहा है, बट मैंने जो पिक किया है वो एक सपोर्ट्स लेवल पे जो स्टॉक्स अवेलेबल है वहां पे मैंने फोकस किया है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच है, तो शायद एक डीप इंट्राडे करेक्शन मिल जाए। तो स्ट्रैटेजी यही है कि सपोर्ट्स लेवल पे बाय करें। तो एसबीआई कार्ड्स मुझे एक अच्छा लग रहा है, करंट लेवल 835 के आसपास चल रहा है, और टारगेट मुझे लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 870 और 870 875, और स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है 819। आई थिंक एक स्टॉक में एक अच्छा खासा रिवर्सल फॉर्मेशन बन रहा है, और चांसेस है कि यहाँ से हम एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली देख सकते हैं। एक हायर बॉटम फॉर्मेशन भी हुआ है, सो चांसेस है कि यहाँ से एक नया अप ट्रेंड रैली आ सकता है स्टॉक में। दूसरा मुझे लग रहा है कि एक सिप्ला एट करंट लेवल अच्छा लग रहा है, 1230 के आसपास है, 1275 और 1285 पोजिशनली टारगेट है, और स्टॉप लॉस उसका है 1205। एक रैली के बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, काफी टाइट कंसोलिडेशन है, और ओवरऑल मार्केट अगर टेक्सचर बुलिश है और ये भी हायर बॉटम फॉर्मेशन में है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये भी कंसोलिडेशन इवेंचुअली पॉजिटिव साइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और आने वाले दिनों में फार्मा स्टॉक्स ऑलरेडी चले तो इस साल सिप्ला में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम दिख सकता है। तो ये दो स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। सिप्ला, जहाँ थोड़ा स्टेक सेल को लेकर भी न्यूज़ में रहा है, हालांकि एक न्यूज़ आई थी जो वैल्यूएशन जो सीक कर रही है सिप्ला प्रमोटर्स, वो थोड़ी ऊपर हैं। बाजार इस वक्त आप देखें तो 1234 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिलहाल सिप्ला में मोमेंटम तो बन गया है। 1275 का टारगेट सिप्ला का पहला टारगेट दे रहे हैं अमोल, और साथ ही एक और स्टॉक उन्होंने हाईलाइट किया है यहाँ पर, एक बार फिर से लेकर आते हैं, उसके टारगेट भी देख लेते हैं। सो जो अमूल की बेट्स हैं वो एक सिप्ला से है, और एक और ट्रेड लेकर आते हैं उनका, और फिर उसके बाद राजेश पालविया से भी उनके ट्रेड्स लेंगे। ठीक है, एसबीआई कार्ड है, एसबीआई कार्ड है, और टारगेट है 870 का पहला और 875 का दूसरा। राजेश, आपकी बेट्स क्या होंगी? तो प्रियंका जी, पहला स्टॉक हमें लगता है यहाँ पे जो फोकस में रह के रखेंगे हम, वो भारतीय एयरटेल का रहेगा। स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करते हुए मिल रहा है। अगर ये देखें तो सेकंड कंसेक्यूटिव वीक है यहाँ पे, जहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनते हुए दिखी है। स्टॉक में आज डेरिवेटिव डेटा भी देखें तो लॉन्ग बिल्टअप के साइन बनते हुए दिखे। तो स्टॉक में जिस तरीके का ब्रेकआउट हुआ है कंसोलिडेशन के बाद, स्टॉक में सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। हमें लगता है भारतीय एयरटेल को यहाँ से बाय करना चाहिए। अपसाइड में इसके जो नेक्स्ट टारगेट बनते हुए दिख सकते हैं 950 960 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 910 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है जुबिलिएंट फूड का। स्टॉक में देखें तो पिछले दिनों में एक गिरावट देखने को मिली थी, आज काफी अच्छी बाइंग यहाँ पे बनते हुए दिखी है। आज अच्छे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड होते हुए दिख रहे हैं, और जिस तरीके से स्टॉक में एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है, हमें लग रहा है जुबिलिएंट फूड यहाँ से एक मोमेंटम एक्सटेंड करेगा। 555 तक की अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 524 का। तीसरा स्टॉक ऑटोमोबाइल स्पेस से, टू व्हीलर स्पेस पे काफी बार हमने चैनल पे रिकमेंड भी किया है इसे, टीवीएस मोटर। एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम देखने को मिल रहा है, और स्टॉक में जो पिछले 2-3 दिनों में एक गिरावट देखने को मिली थी, पूरी रिकवरी यहाँ पे आते हुए दिखी। स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को आज वापस से क्रॉस करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है टीवीएस मोटर में जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम, ये फर्दर अप मूव यहाँ पे एक्सटेंड करते हुए दिख सकती है। 1550 हमें लगता है इसका नेक्स्ट लक्ष्य आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा 1473 के आसपास।
ठीक है, तो राजेश जी की तरफ से 3 के 3 तेजी के खिलाड़ी और भारतीय एयरटेल, जुबिलेंट फूड और टीवीएस मोटर में खरीदारी की सलाह है। लेकिन बाजार जब रिकॉर्ड ऊंचाई पर हम देख रहे हैं कि कुछ शेयर भी ऐसे हैं जो बाजार की तेजी से कदम ताल कर रहे हैं और नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। निफ्टी के जो टॉप 2 गेनर्स हैं, ग्रासिम और बजाज ऑटो, ये दोनों ही ऑल टाइम हाई पर ये ट्रेड कर रहे हैं शेयर। बजाज ऑटो की बात करें तो पहली बार इसने 5,000 रुपए का आंकड़ा भी पार किया है। ट्रिगर क्या बन रहा है और आगे किन वजहों से ये शेयर चल सकता है और भी बताने के लिए पूजा हमारे साथ हैं। पूजा, बताइए क्या ट्रिगर्स हैं आज बजाज ऑटो में तेजी के लिए? जी, यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका के डबल अपग्रेड के बाद हमने देखा कि बजाज ऑटो में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है और निफ्टी का टॉप गेनर है। बैंक ऑफ अमेरिका ने शेयर की रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ाकर खरीदारी की दे दी है और 12 महीने का जो लक्ष्य है, यानी कि 1 साल का जो लक्ष्य है, वो भी 5100 से बढ़ाकर 5,550 का कर दिया है। और अकेले 2023 में ही बजाज ऑटो की अगर बात करें तो 40% का उछाल देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ सेंसेक्स में करीब 10% की तेजी थी और बीएसई ऑटो इंडेक्स देखेंगे तो वहां पर करीब 28% की तेजी देखने को मिली और उसके सामने अगर बजाज ऑटो को देखें तो 40% की तेजी वहां पर देखने को मिली है। और आज के दिन हमने देखा कि बजाज ऑटो ने 5,000 का भी जो एक माइलस्टोन था वो भी उसके भी पार स्टॉक निकल चुका है। अब इसमें बैंक ऑफ अमेरिका के रिपोर्ट में जो कुछ निकल कर आया है वो आपके सामने एक करके रखेंगे। FY25 में सभी बिजनेस सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ का भरोसा उन्होंने जताया है और वित्त वर्ष 2023 से 2026 के बीच जो औसत ग्रोथ बता रहे हैं वो आय में वो करीब 14 से 15% की ग्रोथ होने की संभावना है। इसके अलावा आगे की ट्रिगर्स की अगर बात करें तो FY24 में करीब 40,000 से 50,000 ट्रायम्फ बाइक की बिक्री का लक्ष्य है। 125 सीसी प्लस की सेगमेंट पर भी मार्केट शेयर और मुनाफा बढ़ा और इसके अलावा चेतक का प्रोडक्शन भी बढ़ाकर वो 1000 यूनिट पर मंथ करने का फैसला उनकी तरफ से बताया जा रहा है। तो आगे के ट्रिगर्स भी काफ़ी पॉजिटिव हैं और बैंक ऑफ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव हैं, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि बजाज ऑटो में एक शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो बजाज ऑटो 5,000 का स्तर इसने पार किया है और सेंसेक्स के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। ऑटो इंडेक्स के मुकाबले भी बजाज ऑटो ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। 5,000 का भाव हम देख रहे हैं और यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट पिकअप करने की उम्मीद है। ट्रायम्फ के साथ इन्होंने जो करार करके जो बाइक्स लॉन्च की है उसको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और उसका भी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और चेतक ईवी उसको लेकर भी रिस्पांस ठीक ठाक है। नरेंद्र जी से हम पूछते हैं कि जरा बजाज ऑटो के बारे में क्या व्यू है। नरेंद्र जी, 5,000 रुपये का एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन भी बजाज ऑटो ने पार कर दिया और हम देख रहे हैं कि ये लगातार तेजी है। इस साल में 40% के आसपास के शेयर में ग्रोथ है। आगे भी आप तेजी देख रहे हैं या थोड़ा सा सतर्क होने का समय आ गया बजाज ऑटो को लेकर? जी, गुड आफ्टरनून। जहां तक ऑटो सेक्टर की बात है तो वहां पे तेजी रह सकती है क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट होने ही वाला है और जो ईयर का जो लास्ट क्वार्टर होता है उसमें ज्यादातर जितनी भी डिमांड लेड ग्रोथ होती है वो इसी टाइम पे आती है, तो ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव मोमेंटम बना रह सकता है ओवरऑल सेक्टर में। और जहां तक इस स्टॉक की बात है तो आप देखेंगे कि जो डी ग्रोथ कंपनी ने दोनों फ्रंट पे दिखाई थी, स्पेशली एक्सपोर्ट में, तो वहां पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है और जो ग्रोथ डिक्लाइन था वो भी कम हुआ है। और जो प्रीमियम सेगमेंट में जो अपटिक की उम्मीद है और स्पेशली जो रिकवरी इन डोमेस्टिक डिमांड जो थोड़ा थोड़ा हमको नेक्स्ट 2-3 मंथ से देखने को मिला है ओवरऑल सेक्टर में, तो थोड़ी पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म जगह है सेक्टर में, तो उस हिसाब से डेफिनेटली बेटर है स्टॉक के लिए। ठीक है, बजाज ऑटो को लेकर ये भी, लेकिन चलिए आपको ऑप्शन में कमाई कराते हैं और लेकर आएंगे अब ऑप्शंस के चैंपियन। और ऑप्शंस के चैंपियन लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं नीलेश जैन हमारे साथ। नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए कहां पर कमाई होगी, कैसे ट्रेड करें ऑप्शंस में? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। देखिए, इंश्योरेंस स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम है। एसबीआई लाइफ इस पर्टिकुलर काउंटर ने बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है डेली चार्ट पे और काफी अच्छे ओआई बिल्डअप भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और पिछले कुछ एक दिनों में लगातार एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। सारे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे हम फर्दर मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। एसबीआई लाइफ का 1380 का कॉल ऑप्शन जो करंटली 16 रुपए के आसपास है, इसे खरीद के चलने की सलाह होगी। ऊपरी स्तरों पर 21 रुपए और 25 रुपए, ये दो टारगेट्स होंगे। स्टॉप लॉस रखना होगा यहाँ पे 12 रुपए का
तो यहाँ पे जो टोटल रिस्क है, मैक्सिमम रिस्क वो 3000 रुपीज का है और रिवॉर्ड 6750 तक देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल अंडरलाइन में हम यहाँ से 1390 से लेके 1400 तक का आपको एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। ओके ठीक है। SBI लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल रहा है और SBI लाइफ उसमें से एक है, इसलिए इसके ऑप्शंस आपको मिल गए हैं। अगर ये एक्टिव नहीं होता ना आज तो ये ऑप्शंस भी नहीं आपको मिलता, इसलिए एक्टिव शेयर्स की ऑप्शंस आपको मिलेंगी, उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। 1380 आपके कॉल है, स्ट्राइक इस पे ध्यान रखना है। 15 से 17 का रेट डाल के रखना, अगर नहीं मिलता छोड़ देना। 21 से 25 रुपए के बीच का टारगेट डाल के रखो और स्टॉप लॉस 12 का फिक्स कर देना। अगर आप टर्मिनल इस्तेमाल अच्छे से करते हो तो ये सारी चीज़ें एक बार में डाली जा सकती है, बिड डाली जा सकती है। जब बिड एग्जीक्यूट हो गए तो फिर टारगेट और स्टॉप लॉस एक साथ डाला जा सकता है। ठीक है नीलेश जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये बताने के लिए। इसमें 6500 रुपये आएंगे, 3000 पे जाएंगे अगर स्टॉप लॉस लगा तो। इसलिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखने की बहुत सख्त ज़रूरत है, जिसका आपको पालन करना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और स्टॉक्स चेक कर लेते हैं जहां पर आज थोड़ा मार्केट का मोमेंटम भी है, या फिर ऐसे शेयर्स जहां पर टेक्निकली वो शेयर या वो चार्ट्स काफ़ी अच्छे लग रहे हों। उसी कड़ी के अंदर एक शेयर और है, एक मिनट इसको मैं ज़रा ब्रेकआउट चेक कर लूँ। कावेरी सीड्स, राजेश सर एक बार ज़रा चेक करेंगे कावेरी सीड्स। काफ़ी दिनों बाद ये शेयर दिखा, लंबे कंसोलिडेशन के बाद दिख रहा है। इनफैक्ट 1-1.5 साल का लंबा कंसोलिडेशन है, 6.5% ऊपर है। डिम्पी जी, ये स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट बना है आज, और देखें तो काफी समय से ये स्टॉक स्ट्रगल कर रहा था 600 के लेवल को क्रॉस करने की। आज यहाँ पे कंफर्टेबली एक ब्रेकआउट जरूर आते हुए दिखा है। अब हमें लगता है कि नेक्स्ट 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन अगर ये 600 रुपए के ऊपर सस्टेन रहता है तो इसका नेक्स्ट लक्ष्य जो बन सकता है वो करीब आना चाहिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 630 की तरफ। लेकिन अगर ये पोजिशनली अगर होल्ड करते हैं और 600 के ऊपर ही अब ये सस्टेन रहता है तो इसका नेक्स्ट लक्ष्य पोजिशनली 680 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे काफी समय के बाद एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट आज के सेशन में होते हुए दिख रहा है। पोजीशन जिनके पास है बने रह सकते हैं, 590 के आसपास का स्टॉप लॉस अब होल्ड करें और 625-30 के आसपास पहला लक्ष्य और दूसरा लक्ष्य इसका 680 की तरफ आते हुए दिख सकता है। कुछ और स्टॉक्स जिनमें आज एक अच्छा स्टॉक बेसिस न्यूज़ थी, स्टॉक न्यूज़ का फ्लो था। ग्रीव्स कॉटन जैसे, और ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने ग्रीव्स अल्ट्रा लॉन्च भी किया। इस लॉन्च के न्यूज़ के चलते ग्रीव्स कॉटन के एक स्टॉक को लेकर आते हैं, उसमें मूव थी लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी मूव नहीं आई। क्या 2% तक की तेज़ी इस वक्त इस स्टॉक में दिख रही है, पर जब एक बार चलना शुरू होता है तो थोड़े दिन मूव देता है। राजेश, क्या इसे इन लेवल्स पर खरीदना उचित होगा? तो प्रियंका जी देखिए, ग्रीव्स कॉटन में एक जो करेक्टिव मूव था ऑलमोस्ट इसने अपने 50 डे 100 डे इवन 200 डे मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया और वहीं से एक पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से था। ये 3rd कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में इमीडिएट जो सप्लाई जोन या जिसको हम बोल सकते हैं जो लक्ष्य हमें यहाँ पे दिख रहे हैं वो 155 के आसपास के, वहां पे जाके स्टॉक को एक बार रिव्यू करना चाहिए। अगर ये 155-156 की रेंज को क्रॉस कर पाता है तो ये स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड अनफोल्ड होते हुए दिखेगा, जो कि स्टॉक को फिर 170-175 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो अभी यहाँ पे हम सजेस्ट ये करेंगे कि जिन्होंने भी लोअर साइड पे बाय किया या करंट लेवल पे अभी यहाँ पे बाय करे तो उन्हें स्टॉप लॉस जो फॉलो करना होगा 140 के आसपास होगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है स्टॉक के लिए ऑन द डाउन साइड। सो 140 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 155 पहला लक्ष्य, उसके बाद 170 का दूसरा लक्ष्य आते हुए दिख सकता है, बट हमें लगता है 155 के आसपास थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट आप यहाँ से बुक करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन आज फिर से आपको कुछ बड़े हॉस्पिटल काउंटर्स में, और कल भी हमने देखा था कि हॉस्पिटल काउंटर्स एक्टिव थे। डायग्नोस्टिक काउंटर्स में आज एक आपको मूव दिख रही है। अपोलो हॉस्पिटल जैसे, मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल जैसे काउंटर्स में अच्छी मूव दिख रही है। तो अमोल से समझते हैं कि अमोल कहाँ मौके देख रहे हैं इस वक्त। मेट्रोपोलिस हालांकि जिस स्पेस के साथ सुबह खुला उसके बाद थोड़ी धीमी पड़ी चाल। डॉक्टर लाल पाथ लैब्स को भी लेकर आते हैं, कल वो एक BTST ट्रेड भी था, खबर गर्म में था। आज में भी डॉक्टर लाल पाथ लैब डायग्नोस्टिक स्पेस से जो काउंटर है वहां पर मूव थी, उसे भी एक बार लेकर आते हैं स्क्रीन पर। और इन काउंटर्स में क्या इस वक्त BTST कैंडिडेट्स हैं ये एक बार समझ लेते हैं। ज्यादा मूव आई नहीं बड़ी अमोल, मॉर्निंग में जिस तरह की मूव थी वो थोड़ी फ्रिजल आउट हुई है। क्या ये अभी इन लेवल्स पर एंट्री पॉइंट है, इनमें ढूंढना चाहिए या फिर दूसरे बेटर स्टॉक्स ढूंढे?
आई थिंक लालपाथ लैब और मेट्रोपोलिस से बेटर मुझे एक अपोलो हॉस्पिटल का फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने एक रेंज का ब्रेकआउट भी दिया है, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है और आज भी बुलिश कैंडल है। सो आई थिंक अगर हम ओवरऑल टेक्सचर देखें तो कैरी फॉरवर्ड का ये कैंडिडेट अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर कोई ट्रेंड फॉलोअर है तो आई थिंक 5080 एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा स्टॉक के लिए, और ये अगर ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो गया तो ऊपर में आई थिंक कैरी फॉरवर्ड में 50, 5180 और 5200 तक जाने के चांसेस स्टॉक्स में दिख के आ रहे हैं। सो अपोलो हॉस्पिटल एक मुझे अच्छा लग रहा है एट करंट लेवल्स। और 5200 के 2 लक्ष्य अमोल की तरफ से बाजार इस वक्त नई ऊंचाई पर पहुंच गया और ये नई ऊंचाई आपको दिखती रहेगी, क्योंकि अब जब नए शिखर पर हैं तो अब 2 पॉइंट ऊपर जाएंगे तो नया रिकॉर्ड बनेगा। तो ये लाइनें आपको ना दिखती रहेंगी जब तक कि कोई करेक्शन नहीं आता है बाजार में। लेकिन बाजार की इस तेजी में देखने की आज बैंकिंग से बराबर का सपोर्ट है, और बराबर सपोर्ट में भी हम देखने की जो छोटे मझोले जो बैंक्स हैं ना वहां पर एक्शन बहुत ज्यादा है। धनलक्ष्मी बैंक 20% के सर्किट पर है, यूको बैंक में 9% के आसपास की तेजी है, 40 रुपए के पार निकल गया ये शेयर। इंडियन ओवरसीज बैंक में भी 6% के आसपास का उछाल है। सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये तमाम शेयर आपको 4 से 6% की तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। सोलंकी जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि चूंकि ये शेयर चल रहे हैं और अमूमन हम ये देखते हैं कि जिस पर जाते हैं उसी रफ्तार से फिर नीचे भी आते हैं, और ये हिस्ट्री हमने देखी है। हालांकि इस बार परिवर्तन बस इतना है कि आंकड़े ठीक ठाक हैं, क्रेडिट ग्रोथ के आंकड़े ठीक हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एनपीए भी सरकारी बैंकों के काफी सुधर रहे हैं। इन बैंकों में कहीं आपको कोई स्वीट स्पॉट दिख रहा है? लॉन्ग टर्म किसी को अगर व्यू बनाना है तो कुछ आपको आकर्षक लग रहा है, या फिर दिग्गजों के साथ अगर बने हैं तो बने रहे, वो स्ट्रेटजी ठीक है? जी डेफिनेटली अभी जो स्टेज है और जहां तक हमने देखा जिस हिसाब से रिकवरी आई है और जिस हिसाब से रनअप दिखाया है सारे बैंकों ने, चाहे वो बड़े बैंक्स हो, पीएसयू बैंक्स हो या फिर स्मॉल बैंक्स हो, तो मोस्ट ऑफ द रिकवरी जो एनपीएस में है और जो इनके एनआईएम्स में है वो प्राइस्ड इन हो गई है मार्केट में, और वैल्यूएशंस ने भी काफी कैचअप किया है। एक टाइम था जब पीएसयू बैंक साल भर पहले ऑलमोस्ट 0.5 के आसपास बुक वैल्यू पे ट्रेड करते थे और उसके ऊपर कभी वैल्यूएशन मिलते नहीं थे, और अभी आज का जो टाइम है उसमें अगर आप एसबीआई का देखें तो ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स बुक वैल्यू पे चल रहा है, और ओवरऑल एग्रीगेट बेसिस पे देखें तो पीएसयू बैंक्स एज अ बास्केट आर ट्रेडिंग एट अराउंड 0.9 प्राइस टू बुक वैल्यू, जो कि हिस्टोरिकल जो 10 ईयर एवरेज है उसके पास ही है। तो वैल्यूएशन का जो आप कहें गैप है या जो रीरेटिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ से पूरा का पूरा जो क्रेडिट ग्रोथ और फर्दर फाइनेंशियल मैट्रिसेस में इंप्रूवमेंट है वो उसी पे ही डिपेंडेंट रहेगा स्टॉक स्पेसिफिक। तो इसमें मेरा राय है कि जो बड़े बैंक्स हैं वो ज्यादा बेटर पोजीशन में होते हैं इस टाइप से ग्रोथ को आगे मैनेज करने के। ठीक है, तो बैंकों पर ये भी, लेकिन बाजार के लिए कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में भारतीय बाजार के लिए एक चिंता ये होगी कि क्रूड के दाम जिस तरह से ऊपर गए हैं, हमने $94 के ऊपर के भाव देख लिए हैं। कल चाइना ने अपने रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो यानी कि RRR उसको भी घटाया है, और उसके चलते वहां पर भारी भरकम लिक्विडिटी बढ़ने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं चिंता है। चीन की इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश लगातार चल रही है, और डिमांड बढ़ने की उम्मीद में क्रूड में हम तेजी देख रहे हैं। थोड़ा सा सप्लाई वाला भी क्रंच है, और ओपेक इसको हाईलाइट कर चुका है। तो क्रूड की चाल को लेकर और क्रूड को लेकर कौन से शेयर इंपैक्ट होंगे, किन पर पॉजिटिव असर पड़ेगा, किन पर नेगेटिव असर पड़ेगा इस तेजी के चलते, ये तमाम जानकारी लेकर हमारे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए हैं। सौमित, बताइए। अगर आप देखेंगे तो क्रूड करीब $94 के आसपास चल रहा है, और इसके पीछे का कारण यही है कि सऊदी और रशिया ने जो अपना प्रोडक्शन कट था उसको एक्सटेंड कर दिया है। सऊदी ने करीब 1 मिलियन बैरल पर डे का जो प्रोडक्शन कट था उसे एक्सटेंड कर लिया है, और रशिया ने 0.3 मिलियन बैरल्स पर डे का जो कट था उसको एक्सटेंड कर दिया। अब इसके वजह से किस पे इम्पैक्ट आएगा, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को, क्योंकि ये इनके लिए क्रूड जो है वो एक रॉ मटेरियल हो जाता है पेट्रोल और डीजल बनाने के लिए। अब क्रूड प्राइसेस बढ़ने के कारण क्या होता है कि इनकी जो ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन है, जो कि वो पेट्रोल और डीजल बेच के कमाती है, वो कम हो जाता है। अगर आप एग्जांपल की तरफ पे देखेंगे तो जून एंड के क्वार्टर पे पेट्रोल, एवरी लीटर ऑफ पेट्रोल बेच के कोई ऑयल मार्केटिंग कंपनी करीब 13.7 रुपीज़ का ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन बना रहा था। अब ये नंबर उतर के 0.9 रुपीज़ पर लीटर हो चुका है। और डीजल पे अगर आप देखें तो वो पहले 9.1 रुपीज़ पर लीटर कमा रहा था, अब वो एक्चुअली गवा रहा है एवरी लीटर ऑफ डीजल बेच के मार्केट में। करीब 6 रुपये प्रति लीटर का लॉस हो रहा है किसी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को एवरी लीटर ऑफ डीजल बेच के।
अब ऑयल एक्सप्लोरर्स की अगर हम बात करें, जैसे कि ONGC और ऑयल इंडिया, इनके लिए यूजुअली ये चीज़ पॉजिटिव होता है क्योंकि क्रूड उनका मेन प्रोडक्ट है। क्रूड के प्राइसेस बढ़ गए तो उनके रियलाइजेशन बढ़ जाते हैं। और अगर एस्टिमेट्स का मानना देखें तो अगर $5 से अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो ONGC और ऑयल इंडिया का जो EPS है वो 7 से 12% से बढ़ जाता है। बट इसमें ऐसा इशू है कि अब गवर्नमेंट शायद आगे जाके विंडफॉल टैक्स बढ़ा दे तो लार्जली इम्पैक्ट जो होगा ONGC और ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज के लिए वो न्यूट्रल हो जाता है। अब उसके अलावा काफ़ी सारे कंपनीज हैं जिनके लिए क्रूड या क्रूड डेरिवेटिव एक ही रॉ मटेरियल है, जैसे कि पेंट कंपनीज, वहाँ पे 40% ऑफ द रॉ मटेरियल प्राइसेस क्रूड रिलेटेड है। एविएशन में अगर हम देखें तो फ्यूल एक मेजर कॉस्ट होता है, करीब 40% ऑफ द टोटल कॉस्ट फ्यूल कॉस्ट होता है किसी एयरलाइन के लिए, तो वहाँ पे भी क्रूड प्राइसेस बढ़ने से उनके मार्जिन पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए 50% ऑफ द टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट इज क्रूड रिलेटेड। टायर कंपनीज के लिए सिंथेटिक रबर, कार्बन ब्लैक और काफ़ी सारी केमिकल्स है जिसके प्राइसेस क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन केमिकल्स के प्राइसेस भी बढ़ते हैं आगे चल के। सीमेंट में भी अगर आप देखेंगे तो 40 to 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रूड रिलेटेड होता है। उसके अलावा काफ़ी सारी स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज है जैसे कि दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्रीज, अतुल, विनती ऑर्गेनिक्स, बालाजी एमाइंस, अल्काइल एमाइंस, ये सारी कंपनीज की जो रॉ मटेरियल है उनके जो प्राइसेस है वो क्रूड रिलेटेड है, इधर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो विद लैग इफेक्ट इनकी भी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी आगे चल के, तो इनके मार्जिन पे इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो तमाम सेक्टर हैं जिनका क्रूड का डायरेक्ट लिंकेज है, और अगर आप शेयरों की अगर आप लिस्ट उठा के देखेंगे, जो सौमित पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि कैसे कैसे उनकी प्रोडक्शन की जो लागत होती है वो बढ़ जाती है और मार्जिन कॉम्प्रेस हो जाती है। आप देख लीजिए IOC आपको कमज़ोर दिखेगा 3%, HPCL, BPCL, ये तमाम शेयर कमज़ोर हैं। एविएशन की बात करें तो इंटर ग्लोब एविएशन में करीब 3% के आसपास ही कमज़ोरी है। टायर को आप देख लीजिए, MRF, और ये सारे के फ्यूचर वाले शेयर हैं, इसलिए इसको हाईलाइट करना भी ज़रूरी है। BPCL भी दबाव में आज ट्रेड कर रहा है। तो एक तरफ तो रशिया ने और सऊदी अरब ने अब जो प्रोडक्शन कट है उसको एक्सटेंड करने का फैसला किया है। कजाकिस्तान में मेंटेनेंस के चलते थोड़ी सी वहाँ पर डिस्ट्रप्शन है सप्लाई को लेकर। लीबिया में हम देख रहे हैं कि भयंकर बाढ़ की स्थिति है, तूफान की स्थिति है, तो वहाँ से थोड़ा सा आउटपुट प्रभावित हो रहा है। तो हाल फिलहाल चीन के अच्छे आर्थिक आंकड़े, क्रूड नीचे जाने के संकेत यहाँ से मिल नहीं रहे हैं, तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में प्रेशर वाली बात तो है। सोलंकी जी, अगर मैं आपसे पूछूं OMCs के बारे में जरा व्यू दीजिए, और एविएशन स्पेस में ना इंटरग्लोब के बारे में व्यू दीजिए। क्या करना चाहिए अभी, जिनके पास ये इन कंपनियों के शेयर हैं वो क्या करें? जी, क्रूड के मूवमेंट से रिलेटेड वॉलेटिलिटीज तो इन शेयरों में रहेगी ही, और क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट की सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रक्चर प्लस जियोपॉलिटिकल जो कि हम लोग सिचुएशन देख रहे हैं लास्ट 1-1.5 साल से, उससे थोड़ी वॉलेटिलिटी तो रहेगी मीडियम टू शॉर्ट टर्म में। लेकिन ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू बना के रखते हैं तो जिस हिसाब से अपना डोमेस्टिक अगर एविएशन सेक्टर है वो काफी अच्छा ग्रोथ करने ही वाला है आने वाले 4 से 5 साल में, तो उसमें बने रह सकते हैं। और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी तो इसमें रहेगी, तो उसको आप ट्राई टू इग्नोर करें और उसको टाइम करने का कोशिश नहीं करें तो बेटर रहेगा। ठीक है, ये व्यू सोलंकी जी का। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो और भी कई सारे ऐसे शेयरों पर चर्चा करेंगे जो आपके पास हो सकते हैं। साथ ही अपने एक्सपर्ट से BTST ट्रेड भी जानेंगे। आप बने रहिए टीना सुंदर के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मार्केट के अंदर इस समय रेंज के अंदर तो कामकाज हो रहा है, हाँ, लेकिन फिर भी कुछ कुछ अच्छे शेयर्स हैं। मैं एक शेयर का पता करता हूँ, राजेश सर जरा आप बताइएगा। उसके ना चार्ट आप डेली से हटा दीजिए, आवरली पे आ जाइए। उस शेयर का नाम है इमामी। 2-4 दिन या कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे कुछ अच्छा सा पैटर्न डेवलप हुआ था, शेयर चला भी, लेकिन क्या हुआ ना, इन्फ्लेशन के प्रेशर से, दबाव से शेयर फिर से नीचे आ रहे हैं। सर इसमें कुछ करना है, कोई ट्रेड बनता है, या फिर अभी छोड़ दें, इनको सेटल हो जाने दीजिए? मेरे को लगता है 20 रुपये नीचे और ना कहीं आ जाए। देखिए, इमामी में करेक्टिव मूव देखने को मिला है। पिछले 3-4 सेशन में देखें तो हायर साइड पे एक सप्लाई जोन बना हुआ था जो कि था करीब 580 की जोन में। वहीं से स्टॉक में ये सप्लाई प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिखा। अगर हम इसको डेली चार्ट पे देखें तो ऑलमोस्ट एक अपस्लोपिंग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया के आसपास ही यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 540 इसके लिए क्रूशियल है। ये जो करेक्टिव
मूव देखने को मिला है। हमें लगता है इमामी लिमिटेड को अगर 540 का लेवल तोड़ता है तो फिर ये फर्दर एक्सटेंड करेगा सप्लाई प्रेशर, जो कि इसमें 520 तक की गिरावट भी आते हुए दिख सकती है। हालांकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो इसके बुलिश है, ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है अगर यहाँ पे 15-20 रुपए की और गिरावट मिलती 520 के आसपास, तो वहां वापस से अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। स्टॉप लॉस उस समय हम रखेंगे 505 के आसपास। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, बट यहाँ पे जो एक सप्लाई बना हुआ है ये थोड़ा फर्दर एक्सटेंड होगा। 2-3% का करेक्शन हमें लगता है और आते हुए दिख सकता है। ठीक है, चलिए फिर सर एक शेयर में राजेश सर आपसे ये पता कर लेता हूँ, वो मेरे को जरा पता करना है। एक BTST का शेयर है, वो है इप्का लैब। आज जो हुआ सो हुआ, जिन्होंने आज इंट्राडे में बनाया सो बनाया, जिस समय भी पड़ा है मेरे पास तो अभी आया मेरी शीट में, और मेरे को लगता है कि मैं इसको BTST कर जाऊँ। आपको राय देनी है सर, BTST करूँ कि नहीं करूँ? बिल्कुल करना चाहिए डिम्पी जी। यहाँ पे पूरा फार्मा हेल्थ केयर स्पेस में एक अच्छा बाइंग का रुझान देखने को मिला, और इप्का लैब काफी समय से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिला था। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो वीकली सेटअप पे 4 से 5 वीक एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद आज एक डिसाइसिव ब्रेकआउट यहाँ पे चार्ट पे आते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के ब्रेकआउट बने हैं यहाँ पे, हमें लगता है बिल्कुल यहाँ पे डेफिनेटली कैरी करना चाहिए BTST। 960-970 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें बिल्कुल आते हुए दिखेगी अगले हफ्ते। स्टॉप लॉस अब करंट लेवल से होगा 915 के आसपास। ठीक है, यह खरीदारों के हितों को लेकर अगर आपको बिल्डर ने तय समय पर फ्लैट का पोजीशन दे दिया है, लेकिन जो फ्लैट की क्वालिटी है यानी कि घर की जो गुणवत्ता है अगर आपके किए गए वादे के मुताबिक नहीं है, तो आप जाकर रेरा में इसकी शिकायत कर सकते हैं। निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर, और इस पर अपडेट लेकर हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ गए हैं। अनुराग, निश्चित तौर पर एक राहत भरी खबर, फैसला काफी अच्छा कहेंगे इसको, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? महाराष्ट्र रेरा घर खरीदारों को क्वालिटी से जुड़ा एक बड़ा अधिकार देने की तैयारी कर रहा है, और उसका जो डिस्कशन पेपर है जल्द ही जारी किया जाएगा। महाराष्ट्र रेरा जो जहां पर अभी घर की टाइमलाइन से जुड़े हुए तो शिकायत जो घर खरीदार है वो कर ही सकते हैं, लेकिन रेरा कानून के अंदर एक डिफेक्ट लाइबिलिटी क्लॉज है, उसके अंतर्गत महाराष्ट्र रेरा जो है नया डिस्कशन पेपर लाने वाला है, जहां पर अगर आपकी जो डेवलपर के द्वारा प्रॉमिस किया गया घर की क्वालिटी से जुड़ा हुआ, यानी घर के अंदर कोई लीकेज हो रहा है या प्लास्टर गिर रहा है वगैरह, तो क्वालिटी कंट्रोल से जुड़ा हुआ भी जो अधिकार है वो घर खरीदारों को मिलेगा। और इसको लेकर जो डिस्कशन पेपर है महाराष्ट्र रेरा की तरफ से जल्द जारी किया जाएगा, और उसके बाद जो सभी पक्षकार है, डेवलपर, बिल्डर और बाकी तमाम जो होम बायर्स है, उनके सुझावों के साथ नियम लागू किए जाएंगे। तो इससे फायदा ये होगा कि टाइम पे अगर घर मिल भी जाता था, लेकिन जो बिल्डर के द्वारा प्रॉमिस किया जाता था, दावा किया जाता था क्वालिटी को लेकर, वो जो घर खरीदारों को उससे जुड़ा हुआ भी अधिकार जो है वो घर खरीदारों को मिल पाएगा। ठीक है, शुक्रिया अनुराग। तो निश्चित तौर पर घर खरीदारों के लिए राहत की खबर, लेकिन हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र से जुड़ी जो कंस्ट्रक्शन जो कंपनियां हैं, जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं, वहां पर हमने अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखी है। आज हालांकि जरूर रियल्टी इंडेक्स थोड़ा सा सुस्ती के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन राजेश जी कहीं ट्रेड के मौके हैं महाराष्ट्र बेस्ड जो भी कंपनियां हैं, चाहे हम लोढ़ा की बात कर लें, कोलते पाटिल की बात कर लें, या फिर हम गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात कर लें, कहीं मौके हैं ट्रेड के? डेफिनेटली रियल एस्टेट स्पेस एक सस्टेन्ड अपट्रेंड बिल्कुल यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। सारे ही रियल एस्टेट स्टॉक्स एक अच्छे मोमेंटम में है। हमें लगता है यहाँ पे बिल्कुल बाय की अपॉर्चुनिटी है। जो स्टॉक आपने बात की उसमें हमें लगता है ओबेरॉय रियल्टी को भी यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक में आज अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। ओबेरॉय रियल्टी पे हमें लगता है जो लक्ष्य आ सकते हैं वो करीब 1230-1240 तक के आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे करीब 1145 के आसपास। लोडा में भी देखें तो एक सस्टेन्ड अपट्रेंड ऑलरेडी देखने को मिला। स्टॉक 3-4 दिन से एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है। हमें लगता है जैसे ही लोढ़ा में हायर साइड पे 810 के लेवल क्रॉस होंगे तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बनते हुए दिखेगा फिर 860-880 की तरफ आते हुए दिखेगा। तो एक कंसोलिडेशन में स्टॉक एक अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है। यहाँ पे 765 के स्टॉप लॉस से लोढ़ा को भी बाय किया जा सकता है। रही बात गोदरेज प्रॉपर्टी की, ये स्टॉक भी देखे तो पिछले दिनों में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिखाया था। पिछले 4-5 सेशन में एक साइडवेज कंसोलिडेशन में स्टॉक देखने को मिला है। लेकिन हमें देखने को लगता है इसके ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें
तो ये स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट एरिया के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। 1640 1630 इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, उसके आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे भी बाय किया जा सकता है। रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल प्राइस पॉइंट है। अपसाइड में हम यहाँ पे जो टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो 1700 1730 तक के आते हुए दिख सकते हैं। तो ओवरऑल रियल एस्टेट स्पेस पे हमारा व्यू बुलिश है और हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर रियल एस्टेट स्पेस में आगे भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डिमांड भी है और प्राइसिंग को लेकर भी दिक्कत नहीं है, वो भी ठीक ठाक है। लेकिन रियल एस्टेट से जुड़ी एक और अच्छी खबर आ रही है, वो ये है कि सरकार अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए बनी स्कीम के तहत फंड का जो आवंटन है वो बढ़ा सकती है। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रदर्शी जानकारी लेकर जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार स्टॉल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए फंड एलोकेशन में बढ़ोतरी कर सकती है। दरअसल जो स्वामी फंड है जिसका गठन 2019 में हुआ था, इस तरह के जो स्टॉल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको लास्ट माइल फंडिंग जो है वो अवेलेबल कराने के लिए उसमें वित्त मंत्रालय फंडिंग बढ़ा सकती है और उसको बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए कर सकती है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था स्टॉल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के मसले पर। उसने कई नई सिफारिशें की है ताकि टाइम बाउंड मैनर में स्टॉल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सके। और उसमें एक अहम सिफारिश ये है कि स्वामी फंड से जो फाइनेंसिंग है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है और उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट सिफारिश थी जिसमें जो स्टॉल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है उसको प्रायोरिटी सेक्टर फाइनेंसिंग के तहत लाने के मसले पर सिफारिश की गई थी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय इस मसले पर विचार कर सकता है और इस पर आने वाले दिनों में आरबीआई के साथ भी बातचीत होगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इशू था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से संबंधित, उससे संबंधित जो पॉलिसी है मिनिमम इंटरनल रेट से संबंधित उसको रिवर्क किया जाएगा, जैसा कि जिस तरीके की सिफारिश कमेटी ने की है, और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। हालांकि इससे संबंधित जो डिटेल स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के समक्ष सबमिट करना होगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग अफेयर्स को, और उसके बाद ही वित्त मंत्रालय जो है फाइनल कॉल लेगी। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो बैक टू बैक आपको इंफ्रा से जुड़ा हुआ कुछ रियल एस्टेट के कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने 2 खबरें बता दी हैं। आगे बढ़ते हैं क्योंकि मार्केट में अभी ज़्यादा समय नहीं रह गया, आज फ्राइडे का सेशन भी है, तो पोजीशंस आप लेके और छोड़ के ज़रूर जाना चाहेंगे। तो कुछ टेंटेटिव ऐसे शेयर्स पता करते हैं जहाँ पे BTST STBT बनता हो। डॉक्टर लाल पैथलैब, अमोल, एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, इस पे लोगों को रखना चाहिए अभी भी या फिर अभी छोड़ देना चाहिए? 2-4 दिन का अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर नीचे में बाय किया है सपोर्ट्स लेवल के आसपास 2200 के आसपास। द रीजन बिहाइंड दैट, एक स्टॉक अच्छा खासा रैली करने के बाद आज के जो इंट्राडे गेन्स थे वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग दिख के आ रहा है ऊपर में, और लार्जर टेक्सचर भी मार्केट चार्ट्स का थोड़ा सा लोअर टॉप है, तो ऊपर में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। मेरे ख्याल से एक बार अगर है तो बुक करना चाहिए, या तो ट्रेल स्टॉप लॉस अगर कोई लगाना चाहता है तो 2309 का ट्रेल स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा रहेगा। एक और शेयर मेरे को पता करना है, ये सोलंकी जी मैं जरा आपसे पता करता हूँ। टिपिकली वैसे तो कई ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पे वैल्यूएशन ढूंढना अपने आप में चैलेंज है, लेकिन लिकर के स्टॉक अभी भी हैं। उसमें से यूनाइटेड स्पिरिट्स आज हमने कल बताया आपको, दर्शकों के सामने रखा, कल भी ये शेयर चल रहा था। क्या इसको अगले क्वार्टर तक रखें? वजह मैं आपको बताता हूँ। एक तो फेस्टिवल सीज़न, दूसरा कॉमोडिटीज़ जिससे टिपिकली स्पिरिट्स बनती हैं वो अक्टूबर में आके हल्के हो जाएंगे, यानी कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम होगा। तीसरा इलेक्शन, चौथा कंजम्पशन का एक बड़ा हिस्सा सेकंड हाफ में ही आता है। तो ये सारे फैक्टर्स मेरे को ऐसा कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्पिरिट्स में थोड़ा रुकना चाहिए। क्या हम सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं या फिर गलत हैं? जी हाँ, बिल्कुल। एक फेस्टिव सीजन और जो भी आपने कहा, इवन आईपीएल फ्रेंचाइज भी इनका काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अगर आप रिजल्ट्स की भी बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छी है और आगे भी रहने वाली है। और इसमें अगर पेनिट्रेशन भी देखें तो उसमें उसका भी एक रोल आगे जाके लॉन्ग टर्म के लिए प्ले होने वाला है। पेनिट्रेशन इंक्रीज होगी और जैसे जैसे अपना जो स्पेंड है
पर कैपिटा स्पेंड इंक्रीज होगा, वैसे वैसे इसमें भी जो मार्केट है वो काफी इंक्रीज होने वाला है। तो लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ये जो सेगमेंट है बहुत ही अच्छा है और इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ जिसको लेकर हम बार बार जिक्र कर रहे हैं वो सभी लोगों पे है, चाहे पैसा बना रहा है चाहे जो पैसा नहीं बना रहा, वो उससे थोड़ा भुगत भोगी है, वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। इसको लेकर आरबीआई गवर्नर भी काफ़ी सचेत हैं। इसी मुद्दे पर टाइम्स नेटवर्क की ग्रुप एडिटर नाविका कुमार ने बातचीत की वित्त मंत्री से, और उनसे इसी मामले पर ही बातचीत हुई है, इन्फ्लेशन के मामले पर। आइए सुनते हैं क्या क्वेश्चन था और उसका क्या जवाब था। Let me ask you, 200 rupees reduced on gas cylinders, done just before Raksha Bandhan. Not even before. 200 rupees subsidy was given even before for all the Ujjwala consumers. Is that all? Or do you have some more love that is likely to come out in the next few weeks? 75 lakh new connections. That was part of the same announcement. Yes. Any more announcements? Well, we made an announcement. See how it is working out. I think the media's duty is to go find out. We're running into election season, and your party, for whatever governance records that it talks about, manages to reduce excise duties on petrol, diesel closer to elections. Rest of the time, they say these are controlled by oil marketing companies. 21 November during Deepavali, there was no election. It was Deepavali. 22 June, there was no Deepavali. Both the times Honorable Prime Minister said, no, we need to bring it down. We brought it down. No election. There are elections in which promises were given that we'll bring it down by, say, 5 rupees or 7 rupees per litre. There are manifestos which said it. And after that, not even 1 rupee was reduced. In some state, 1.5 rupees was reduced, not the full amount promised. And when you ask them, they say, still we have another 3-4 years to go, we'll reduce it then. You got your vote, but you want to spread it on 5 years? We are running into election season. No, but states which have not done, I would want you to ask. And in those states, inflation still is very high and higher than the rest of the states where the prices were brought down. Well, but I still continue to ask you, you are the first woman finance minister, and many people, when they look at you, especially women in this country, they look at you and feel that she'll probably understand our kitchen worries, our wallet worries more than others. Women tend to be the budget keepers at home as well. They're looking forward today to know from you, what's your roadmap from now till maybe the end of your term, so that they can plan their lives around it. Yes, I can for once say very clearly, I have not increased tax on any item till now, GST or direct. No, yes. So this is one thing. Second, particularly for perishable commodities, we have made sure that supply side problems are addressed. There is a group of ministers which looks into it in detail. Rice and wheat have been released from Food Corporation of India go down so that market prices come down. Efforts are being made to make sure inflation is contained. And for those who wanted lesser rate of tax to pay, income tax, I brought in a second parallel system through which you pay lesser tax. And in that, people said standard direction is not being given and therefore it is still not attractive. I brought that in. So now, if you're earning approximately 60,000 rupees, you don't pay any tax at all. For 7 lakh odd, we don't charge any tax. So reduction of income tax has happened. Dil mange more. That's fine. You have every right. But will you actually oblige? I've heard you. Let's see. देखिए, सरकार अपना काम कर ही रही है और यह बात सब कर ही रही है और यह बात सबको पता है कि इलेक्शंस हैं। इलेक्शन से पहले इस तरह के कुछ एक सरकारी कदम जरूर उठाए जाते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इन्फ्लेशन का प्रेशर है और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सरकार और आरबीआई इस चीज़ को टैकल करने में थोड़ा कदम तो उठा रही है। देखते हैं जनता इसको कैसे देखती है, कैसे समझती है। इसलिए चर्चा हमने आपके सामने रखी थी ताकि एक आंकलन आपको भी हो पाए कि इस समय इन्फ्लेशन को लेकर जब हम नेताओं से सवाल पूछें, खासकर रिस्पॉन्सिबल नेताओं से जिनके हाथ में है इस चीज़ को ऊपर नीचे करना,
वो क्या सोच रखते हैं और क्या जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जरा इन्फ्लेशन की जब बात छिड़ ही गई है तो क्यों ना फिर जरा HUL, ITC, ब्रिटानिया जैसे शेयर्स पे एक आउटलुक ले लिया जाए। सोलंकी जी, मेरे को वापस आपके पास ही आना होगा। अभी मैंने एक बहुत ही नीश सेगमेंट का आपको कंजम्पशन का शेयर बताया था, यूनाइटेड स्पिरिट्स, लेकिन मैं जरा जनमानस पे आ रहा हूँ। मेरे को जरा ITC, HUL, ब्रिटानिया, नेस्ले, इस तरह के जो डाबर, मैरिको, इमामी, इस तरह के जो कंजम्पशन वाले शेयर्स हैं, इस पे ज़रा अपना आउटलुक दे दीजिए। इसमें कोई पसंदीदा है जिसमें आपको वैल्यूएशन अच्छा दिखता है तो वो बता दीजिए, और जो बहुत ख़राब लगता है तो उसका नाम भी बता दीजिए। हम नहीं लेंगे ना उसको, याद रखेंगे कि हाँ सोलंकी जी ने बताया था, लेना नहीं है उसको। जी, ओवरऑल जो सेगमेंट है ये काफी अच्छा सेगमेंट है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ इसमें रहने वाली है। बीच बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ सम डिमांड कंसर्न, जैसा कि हमने लास्ट ईयर देखा कुछ क्वार्टर्स में रूरल डिमांड वीक रही है। उस चक्कर में थोड़ा सा हमको जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो फ्लैटिश टाइप का देखने को मिला। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो ये स्पेस आपको अच्छा रिटर्न देकर ही जाएगा। और इसमें जो हमारा जो पिक्स है उसमें ITC टॉप पिक फिलहाल अभी भी बना हुआ है और इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। और ओवरऑल ये पूरा जो कंजम्पशन स्पेस है ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्पेस है और इसमें आप बिना फिक्र के बने रह सकते हैं। ठीक है, कंजम्पशन वाले शेयरों में बने रह सकते हैं, लेकिन जरा मिड कैप स्मॉल कैप में जरा तलाशते हैं, क्योंकि बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो आज भी अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहे हैं। और एक शेयर इस पर राजेश जी मैं आपसे व्यू चाहूँगा, सैटिन क्रेडिट केयर का 12-13% का उछाल है, 245 रुपये के आसपास का भाव है। क्या ये तेज़ी आपको लगता है कि सस्टेन करेगी? एंट्री करने की सलाह तो अब नहीं चाहेंगे आपसे, लेकिन इसमें कहाँ तक आप जाते हुए शेयर को देख रहे हैं? अभिषेक जी, स्टॉक में एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है। स्टॉक को अगर हम वीकली चार्ट पे एनालाइज करें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। आज जिस तरीके से मूव बना है ये वीकली चार्ट पे ऑलमोस्ट 5 वीक की एक गिरावट को यहाँ पे रिकवरी का साइन यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है। तो ऑलमोस्ट 5 वीक की गिरावट को इसने आज रिकवर करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि अब ये स्टॉक पर 232 का लेवल अगर होल्ड आउट रहता है तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं हायर साइड पे 260 265 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास पोजीशन है 232 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल पोजीशन होल्ड रख सकते हैं। 32 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करने की सलाह है। अमूल, जरा टाटा मोटर्स के शेयर को आप चेक कीजिए, 635 रुपये पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज 636.50 का हाई बनाया है। टाटा मोटर्स 786 रुपये का टारगेट दिया है नोमुरा ने, और ये टारगेट ऐसा है कि लोगों को याद हो जाएगा, बड़ा ही शुभ नंबर माना जाता है इसको इस्लाम में। 786 का टारगेट आपको कितना दूर लग रहा है? हाल फिलहाल क्या इसमें अगर तेजी करें, कोई पोजिशनल भी व्यू बनाएं, स्टॉक ले सकते हैं क्या इसको? ओवरऑल अगर मैं शॉर्ट टर्म और मीडियम दोनों चार्ट टाइम फ्रेम में देखूं तो स्टॉक का फॉर्मेशन अच्छा है। बीच में एक जो करेक्शन हो गया 3 to 4 वीक्स का, उसके बाद वापस स्टॉक कंफर्टेबली 50 और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। हायर बॉटम फॉर्मेशन है और एक बार ये स्टॉक 640 अगर कवर करे, ब्रेक कर देगा तो आई थिंक चांसेस काफी ब्राइट है कि 670 680 तक जा सकता है। और अगर हम थोड़ा बड़ा व्यू देखते हैं तो फिर भी लार्जर टेक्सचर बुलिश ही है, तो स्टॉक वो टारगेट के बाद भी अप ट्रेंड कंटिन्यू रख सकता है। तो चांसेस शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में काफी अच्छे लग रहे हैं टाटा मोटर्स के। ठीक है, कुछ और शेयर्स भी पता करते हैं। IT को लेकर काफ़ी बज़ था पिछले 1 से 2 दिन के अंदर। राजेश सर, कोई IT का शेयर है जो BTST का कैंडिडेट है? अगर मैंने गलत पूछ लिया IT का तो आप अपनी तरफ से बता दीजिएगा, नहीं IT को रिप्लेस करके ये ले जाओ। तो IT की जगह BTST में हमें लगता है फार्मा पे फोकस करना चाहिए और वहाँ पे डॉक्टर रेड्डी को BTST करना चाहिए। काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बना है और डे हाई की तरफ स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बने हैं, हमें लग रहा है इसका नेक्स्ट टारगेट अब 5950 की तरफ आते हुए दिखेगा। तो डॉक्टर रेड्डी हमारे फोकस में है BTST के लिए। स्टॉप लॉस रखें आप यहाँ पे करीब 5780 के आसपास।
आईटी की आपने बात करी तो वहां पे हमें जो सिर्फ एक स्टॉक पसंद आता है अभी बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो रहेगा मिड कैप आईटी स्पेस से, और उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे कोफोर्ज पे ध्यान होना चाहिए। कोफोर्ज डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है और ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम पिछले कई हफ्तों से यहाँ पे बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है कोफोर्ज यहाँ पे आईटी स्टॉक्स में से बाय किया जा सकता है। अपसाइड में यहाँ पे जो टारगेट बनना चाहिए वो आना चाहिए 5700 5720 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा 5565 के आसपास। हालांकि दोनों ही स्टॉक बड़े टिकट साइज के स्टॉक है, लेकिन अभी देखें तो ये दोनों ही स्टॉक हमें पसंद आ रहे हैं बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। आईटी में से कोफोर्ज और फार्मा में से डॉक्टर रेड्डी, और अगर आप कहें तो हम फाइनेंशियल में हमें बंधन बैंक भी काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये स्टॉक भी डे हाई की तरफ बंद होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए करीब 260 265 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 242 का। राजेश सर, एक शेयर तो आपने हमारा उठा लिया। मेरा अगला क्वेश्चन बंधन बैंक के था। असल में हमने 12 बजे में ना इसकी एक ऑप्शंस भी दिलवाई है 245 वाली। अब आपने ये दे ही दिया ना, एक बार जरा ऑप्शंस वाला चार्ट भी आप खोलो, आप ऑप्शंस का लिंक खोलो। आप मेरे को ये बताओ 245 वाली जो कॉल है उसको भी बीटीएसटी कर जाए, क्योंकि इंट्राडे में उसमें गेन आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कॉल ऑप्शन में भी गेन आया है। ऑलमोस्ट 10 रुपए के आसपास के हाई लगे, अभी 935 940 के आसपास ये ट्रेड कर रही है। तो बिल्कुल यहाँ पे बाय किया जा सकता है ये कॉल ऑप्शन भी बीटीएसटी के लिए 9245 के स्ट्राइक का। स्टॉप लॉस अब यहाँ से जो रखना होगा वो करीब 7 रुपए के आसपास रख ले, और अपसाइड के टारगेट यहाँ पे इस कॉल ऑप्शन के 13 रुपए से 15 रुपए तक आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, बंधन बैंक को लेकर ये व्यू। राजेश जी फटाफट एक जरा आप शेयर कीजिए, चेक कीजिए। इथॉस का लग्जरी वॉच रिटेलर है और पिछले साल जून की लिस्टिंग है ये, और इस साल ना अप्रैल से क्या अमेजिंग रफ्तार इसकी रही है। हालांकि बीच बीच में जो स्मार्ट लोग हैं ना अपना प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं इसमें, लेकिन आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है ऊपरी स्तरों से। क्या आप इसमें जो 900-1000 रुपए के आसपास जिन्होंने एंट्री की है, बेहतर होगा वो प्रॉफिट टेकिंग आप कर लें? कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? देखिए, अगर कोई ट्रेडर है तो वो कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कुछ जो निवेशक है वो तो बने रहे। ये स्टॉक में काफी अच्छे मोमेंटम है और स्टॉक में एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड दिख रहा है वीकली सेटअप के हिसाब से, और हमें लगता है कि ये स्टॉक फर्दर और तेजी आगे आने वाले हफ्तों महीनों में दिखाएगा। यहाँ पे हमें लगता है जो स्ट्रक्चर बने हुए यहाँ पे 1800-1850 तक की तेजी भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही आते हुए दिख सकती है। एक अच्छा कैटेगरी का स्टॉक है, तो यहाँ पे जो ट्रेडर है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन निवेशक बने रहना चाहिए। यहाँ पे और भी तेजी आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस अब जो होगा वो होगा 1680 के आसपास। 80 रुपए का स्टॉप लॉस इसमें लगा के रखना आपको इथॉस के शेयर में। पेपर शेयरों में भी आज हम देख रहे हैं कि मुनाफा वसूली है। टाइल्स वाले शेयरों में भी कुछ कुछ हम मुनाफा वसूली देख रहे हैं। पेपर में कहीं आपको राजेश जी मौके दिख रहे हैं क्या? तो देखिए, काफी पेपर स्टॉक्स में हमने देखा कि पिछले दिनों में एक अच्छा मोमेंटम बना। एक कंसोलिडेशन के बाद वापस से रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे आते हुए दिखा है। यहाँ पे हम देखें तो एक स्टॉक है जिसका नाम पक्का पेपर, या जिसको पहले यश पेपर के नाम से जाना जाता था। ये स्टॉक भी डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में जिस तरीके के मोमेंटम बने हुए हैं, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट इसका 230 235 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे पोजीशन होल्ड रखना चाहिए। अपसाइड के टारगेट इसके 235 240 आएंगे। स्टॉप लॉस होना चाहिए 212 का। तो पेपर स्टॉक्स में यस, हमें लगता है कि पोजीशन होल्ड रखना चाहिए। यहाँ पे मोमेंटम फर्दर और भी एक्सटेंड होते हुए दिखेंगे। ठीक है, 2 मिनट रह गए सिर्फ मार्केट बंद होने में। अब कोई बीटीएसटी नहीं होनी चाहिए, कोई एसटीबीटी भी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आज चेक करना चाहिए कि आज हमसे क्या ट्रेड हुआ, क्या गलती हुई, क्या हमने ठीक किया। मार्केट का एनालिसिस करना चाहिए, लेवल्स को चेक करना चाहिए, और अगर आपको अच्छी आदत है तो आप पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं। रिवाइज करेंगे तो आपके लिए और दिन बेहतर हो जाएगा, अच्छा एनालिसिस हो जाएगा। अब जल्दी हम फटाफट से कर लेते हैं क्लोज आज मार्केट को।
आज निफ्टी के जो टॉप गेनर्स बने हैं उसकी अगर आप सूची चेक करेंगे तो आपको 6% दिखेगा बजाज ऑटो। एक ब्रोकिंग हाउसेस की कवरेज रिपोर्ट में आया, सुबह सुबह ओपनिंग अच्छी हुई, उसको देखा देखिए उसका छोटा भाई हीरो मोटोकॉर्प भी काफ़ी स्पीड से ऊपर आया, करीब 2% ऊपर। ऑटो के अंदर जो चर्निंग है उसका बेनिफिट मिला। बड़ी कंपनी एक M&M है जो सारे प्रोडक्ट बनाती थी, बीच में उन्होंने 2 व्हीलर बनाना भी शुरू किया था लेकिन वो बंद कर दिया अभी। तो M&M भी करीब 2% ऊपर है। इसके अलावा ग्रासिम अगर आप चेक करेंगे तो वो भी आज 2% है। आज इसकी क्लोजिंग बहुत अच्छी होकर जा रही है ग्रासिम की, ज़रूर चेक कीजिएगा सोमवार को भी इसको। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज ऑलरेडी सर ने आपको BTST कैंडिडेट बना ही दिया है। टाटा मोटर्स को लेकर अभिषेक ने सवाल पूछ लिया आपसे कि इसमें करना क्या चाहिए। SBI लाइफ पे एक आपको ऑप्शंस का सौदा मिल गया। ये पहले 6-7 शेयर्स में से ही हैं जहां पर आज का मोमेंटम और आज की क्लोजिंग है और इसी में से एक ट्रेड मिली है। तो आप उम्मीद करके रखिएगा कि इन सभी शेयर्स में कुछ ना कुछ और ऊपर नीचे होएगा ज़रूर। ऑल मार्केटिंग की कंपनीज प्रेशर में है, पेंट वाली कंपनीज प्रेशर में है। मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही समझ गए होंगे कि जब तक क्रूड चलेगा ये नहीं चलेंगी, अभी कंपनियां थोड़ा रुकेंगी। भले ही ये सरकारी कंपनियां हैं, इनको छोड़कर, ऑल मार्केटिंग को छोड़कर सारी सरकारी कंपनियां चली, लेकिन ऑल मार्केटिंग नहीं चली है। तो इसलिए जब भी अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से एडवाइस करना तो इनके बारे में भी पूछ लेना, क्या सिर्फ क्रूड से ही जुड़ा हुआ मैटर है या फिर कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आते हैं एक जरा 50 वाले काउंटर्स पे, यानी कि ऐसे शेयर्स जो कि छोटे मझोली शेयर्स की कैटेगरी में आते हैं। वहाँ पर 10% त्रिवेणी टर्बाइंस ने, फैक्ट आज करीब 8% चला, यूको बैंक चला 7.5%, मझगांव डॉक 8%, आइडिया ने अच्छी क्लोजिंग दी है 7% ऊपर। ये कुछ एक छोटे मझोले शेयर्स थे। एडवांस डिक्लाइन आज के ठीक है, हालांकि आज हम खुले थे 1300 प्लस, बंद हो रहे हैं 1200 प्लस पे, लेकिन बाजार ने इसी पॉइंट्स पे ही गैप किया था। आज ओपन करीब 50-55 पॉइंट्स का गैप था और आपको जो लेवल मिले थे वो 20,150 के ऊपर ओपनिंग थी। ओपनिंग और क्लोजिंग टेक्निकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। दूसरी बात, 46,150 के ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिल रही है। ये 46,000 कल बंद हुए थे, आज 150 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुए हैं। तो इसलिए जो स्टॉप लॉसेज हैं थोड़े और नीचे दरक गए, खिसक गए हैं। अब आपके टारगेट आपकी स्क्रीन पर आपको दिख जाएंगे, वो है 20,500 बैंक निफ्टी का और करीब 40,800 तक हो सकता है चला जाए, पहले 500 बाद में 800 बैंक निफ्टी भी। राजेश सर शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए, और अमोल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सोलंकी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। शुक्रवार है, अब एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड। सोमवार को आपसे वापस मुलाकात होने वाली है। मेरे को और अभिषेक को आप इजाज़त दे सकते हैं। अच्छा, मेरे को तो आप इजाज़त दे दीजिए, अभिषेक अभी आपके साथ रहेंगे, वो आपको सोमवार की तैयारी भी करवाने वाले हैं। अभिषेक आप है ना सोमवार की तैयारी करवाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। सोमवार छोटे से ब्रेक के बाद 350 अंकों का दायरा इस हफ्ते रहा है निफ्टी की बात करें तो, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 1000 अंकों का दायरा रहा है। लेकिन क्या अगले हफ्ते ये दायरे और बड़े हो जाएंगे? क्या निफ्टी 20,200 के ऊपर जाकर और रफ्तार दिखाएगा? इसके जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।